बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस या बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम क्या है और उसको हम किस तरह वर्कआउट करेंगे या उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी या फिर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, अक्रूवल बेस पे होगी या कैश बेसिस पे होगी। ये तमाम बातें यहाँ कवर होनी है आपके सामने। सबसे पहली बात, आपने सैलरी का हेड पढ़ा, सैलरी टैक्सेबल हुई कैश बेसिस पर, रेसिट बेसिस पर। फिर उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड पढ़ा, वो अक्रूवल बेस पर टैक्स हुई। आपने कैपिटल गेन का हेड पढ़ा, वो टैक्स हुई कौन सी बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर। फिर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड पढ़ा, जिसमें एफटीआर आइटम को अगर हम छोड़ दें तो मतलब यानी कि वैसे इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्सेज है वो टैक्सेबल है रेसिट बेसिस पर। तो अब तक हमने दो हेड ऐसे पढ़े हैं जो टैक्सेबल हुए हैं रेसिट बेसिस पर, और दो हेड ऐसे पढ़े हैं जो टैक्सेबल हुए हैं अक्रूवल बेसिस पर। तो अब ये पांचवा हेड है, और ये पांचवा हेड कैसे टैक्स होगा, इस हवाले से भी हमारा डिस्कशन होना है। ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी बात है जनाब, मैं इस हवाले से पहले भी आपको बोल चुका हूँ और हर चैप्टर में मैं ये आपके सामने बातें रख चुका हूँ। देखें, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो भी बिजनेस ट्रेडिंग करता है, यानी बिजनेस के मतलब क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो बिजनेस की डेफिनेशन में क्या है, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, तिजारत हो गई ना सारी की सारी, ट्रेड एंड कॉमर्स। या तो आप गुड्स बेचते हैं खरीद कर कहीं से, या फिर आप बनाकर बेचते हैं। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। उसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों बिजनेस के अंदर एक चीज होती है आपके पास, इन्वेंट्री। जो चीज आप खरीद रहे हैं और बेचने के लिए वो आपकी इन्वेंट्री। तो अगर आपका बिजनेस चीज खरीदता है इस नीयत से कि उसको आगे बेचेगा, तो वो आपके लिए इन्वेंट्री जाएगी, और ये चीज बाकी केसेस में फर्क कर देगी आपके लिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आपका बिजनेस जो है वो फॉर एग्जांपल एक आर्ट गैलरी का है, तो आर्ट गैलरी के लिए एक पेंटिंग क्या हो गई, जवाब दीजिएगा। आर्ट गैलरी के लिए एक पेंटिंग क्या हो गई, रिस्पॉन्स प्लीज बेटा, इन्वेंट्री। तो जब आर्ट गैलरी उस पेंटिंग को डिस्पोज ऑफ करेगा तो फिर क्या होगा जनाब, जो गेन होगा वो कौन से हेड में जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। यस और नो। उस आर्ट गैलरी से वो पेंटिंग किसने परचेज की, एक इंडिविजुअल पर्सन ने। उसके लिए वो क्या है, पर्सनल एसेट है, जो कि फॉल करता है सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में। अगर वो इंडिविजुअल पर्सन उस पेंटिंग को डिस्पोज ऑफ करे तो होने वाला गेन कैपिटल गेन होगा। यस और नो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं जनाब इमूवेबल प्रॉपर्टी की, खासतौर पे बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर आपके बिजनेस के यूज में है तो वो डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अगर बिजनेस डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से जो गेन ऑन डिस्पोजल होगा वो कवर होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड। लेकिन अगर वो बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में फॉल ना करे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो बेचकर गेन होगा वो गेन कहाँ कवर होगा, कैपिटल गेन के हेड में कवर होगा। अच्छा, उस बिल्डिंग को रेंट पे देके जो रेंट आएगा वो कहाँ कवर होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कवर होगा, अगर आप ऑनर हैं उस बिल्डिंग के। यस और नो। लेकिन एक बिल्डर के लिए वही बिल्डिंग क्या कहलाएगी, एक बिल्डर के लिए वही बिल्डिंग क्या कहलाएगी, इन्वेंट्री। जब वो बिल्डर उस बिल्डिंग को सेल करेगा तो होने वाला गेन जो होगा वो कहाँ कवर होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो ये आपको बुनियादी कायदे समझ में आना चाहिए जिसकी बेस पर आप इनकम यानी जो रिसिट है उसको क्लासिफाई कर सकेंगे, वो इनकम है, फिर वो इनकम है तो फिर वो कौन से हेड में इनकम है। तो शुरू से लेकर अब तक ये हमारी मेहनत रही है कि हम क्या करें कि हम एक पहचान बना सकें जनाब कि कौन सी रिसिट टैक्सेबल है, इनकम है, और फिर उसको कौन से हेड में क्लासिफाई करना है। ये पहचान इंशाल्लाह आपके पास डेवलप हो रही होगी साथ साथ। ठीक है जी। तो बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई चीज किसी चीज को बनाने की फैक्ट्री है आपके पास, जूते बनाने की फैक्ट्री है, मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्री है, लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री है, रेफ्रिजरेटर, एसीज, ये सब बनाने की फैक्ट्री है।
ठीक है जी। कन्फेक्शनरी आप बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, टॉफी बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं, मतलब कितनी चीजें आ गई हैं आपके आसपास। फैन बना रहे हैं, ठीक है, टाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्बल फैक्ट्री आपके पास है, आप कलर पेंट्स बना रहे हैं, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए यार, सीमेंट बना रहे हैं, तो सब कुछ कहाँ, जो भी ये काम कर रहा है इसमें इन्वॉल्व है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और ऑब्वियसली उसकी जो इनकम है वो कौन से हेड में कवर होनी है? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में कवर होनी है। क्या ख्याल है? अब आती है बात प्रोफेशन। डॉक्टर क्या है? प्रोफेशन है। लॉयर क्या है? प्रोफेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? प्रोफेशन है। टीचर क्या है? प्रोफेशन। तो अगर आप बतौर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो फिर जॉब करके वहां से क्या मिलेगा? फिक्स अमाउंट मिलेगा। वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप बतौर लॉयर किसी फर्म के पैनल पर हो और वो फिक्स अमाउंट आपको देती है बतौर लीगल एडवाइजर, ताकि आप पैनल पे रहो मुस्तकिल, तो वो सैलरी के हेड में जाएगा। अगर आप बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी के मुलाजिम हो, तो आपकी सैलरी जो जो इनकम है वो आपकी सैलरी के हेड में जाएगी। अगर आप बतौर टीचर किसी स्कूल, किसी ट्यूशन सेंटर के मुलाजिम हो, वहां से फिक्स अमाउंट जनरेट करते हो, तो वो सैलरी के हेड में जाएगा। लेकिन अगर आप बतौर टीचर प्राइवेटली ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं या अपना खुद ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, बतौर डॉक्टर आप अपना क्लिनिक चलाते हैं, बतौर लॉयर आप अपनी फर्म चलाते हैं, बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपनी इंडिपेंडेंट सर्विसेज देते हैं, तो अब जो आप चार्ज करेंगे वो क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। वोकेशन मतलब हुनर और एडवेंचर, मतलब कोई भी मामला। वही बात है ना, हमने कहा बिजनेस होने के लिए किसी शोरूम, किसी गोडाउन की जरूरत नहीं है। एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन भी बिजनेस हो सकती है, एक वन ऑफ एडवेंचर भी बिजनेस हो सकता है। आपने कंटेनर पोर्ट से लिया, आगे क्या कर दिया? किसी और को सप्लाई कर दिया। ना सामान आपके गोडाउन पे उतरा, ना कहीं आपके शोरूम में गया, बल्कि बस फोन कॉल पे इधर से उधर सामान क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो मतलब कोई भी एडवेंचर, चाहे वो वन ऑफ एडवेंचर क्यों ना हो। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, किसी भी किस्म की ट्रेड। कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन मतलब हुनर। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब लोग आते हैं, ये इनके पास हुनर ही है ना, और ये अपना हुनर इस्तेमाल करके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यस और नो बताइए। और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, या तो आप खुद से बिजनेस कर रहे हैं या आप किसी के बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके से कि आप मुलाजिम नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अगर आप किसी बंदे को किसी शख्स की गुड्स बेचते हैं, गुड्स की कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट किसी और शख्स के हाथ में है, लेकिन गुड्स बिककर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोफेशन। अगर आप बतौर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में पर पेशेंट या पर ऑपरेशन उसको चार्ज करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप पर आवर चार्ज करते हैं, यानी आप अपनी सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो प्लेस आपका अपना बिजनेस प्लेस नहीं है, आप किसी और के बिजनेस प्लेस पर वो काम परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पर भी आप मुलाजिम नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो तब भी ये आपकी जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आप ये सारे काम ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन और वोकेशन कर रहे हैं किसी और के लिए एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए, तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर आप यही सारे काम कर रहे हैं किसी और के लिए अदर देन एम्प्लॉयमेंट, तो फिर जो आपको शेयर मिलेगा वो शेयर आपके कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा। तो फिर एग्जांपल दे दूं आपके सामने, डॉक्टर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहां से जो अमाउंट मिला वो कौन से हेड में जाएगा? सैलरी। गुड। डॉक्टर साहब शाम को क्लिनिक चलाते हैं, अपना अपना बिजनेस है उनका, कौन से हेड में जाएगा? डॉक्टर साहब कुछ हॉस्पिटल्स के पैनल्स पे रजिस्टर्ड हैं, ऑन कॉल आ जाते हैं वहां पर जब पेशेंट होते हैं, तो हॉस्पिटल उनको क्या करता है, पेशेंट से जो फीस कलेक्ट होती है, पेशेंट के जो ऑपरेशन होता है उसमें से शेयर दे देता है, तो ये शेयर कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस।
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह क्या कर लें, आप इन चीजों को दिमाग में रख लें। अच्छा, एक लॉयर जो है वो किसी हॉस्पिटल, किसी फर्म के, किसी बिजनेस के पैनल में रजिस्टर्ड है और उसको फिक्स अमाउंट मंथली मिलता है, वो कौन से हेड में जाएगा? सेल। अच्छा, उसकी अपनी लॉ फर्म भी है, वहां से वो डिफरेंट केसेस लड़ता है, वहां से जो इनकम होगी वो कौन से हेड में जाएगी? अच्छा, लेकिन जहां पर वो पैनल पर रजिस्टर्ड है, पर उसी फर्म में, जिसका मैंने सबसे पहला सवाल किया आपसे, अगर उस फर्म के कोई स्पेशल केसेस आते हैं और उन स्पेशल केसेस को निपटाने के लिए उसको स्पेशल फी दी जाती है, तो वो स्पेशल फी कौन से हेड में टैक्स हो? नो, सैलरी। सैलरी, सैलरी गलती कर गए ना, सैलरी। जब एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तय हो गया तो उसके बाद ऊपर जो भी मिले, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो फी हो, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, सब तो पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर वो सैलरी है ना। अगर उसी फर्म के फर्दर कोई कोई केसेस लड़ने के लिए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है तो वो सैलरी के हेड में आएगा। मैंने तो शुरू के लेक्चर्स में, सैलरी के लेक्चर में मैंने आपको मार्केटिंग के एम्प्लॉयज की एग्जांपल दी, लॉयर की एग्जांपल दी, ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, और आप इस पॉइंट पे आके गलती कर रहे हैं। सैलरी इंक्लूड पे, वेजेस, अदर रिमिशन, लीव पे, लीव एनकैशमेंट फी, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन, ये सब नहीं है क्या सैलरी की डेफिनेशन? तो अगर ये सब कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए मिल रहा है तो यार ये तो सैलरी का पार्ट बनेगा ना भाई। अब यहाँ क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, देखिए इस लेवल पर आकर, तो ऐसा ना करें बराए मेहरबानी, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बिल्डअप करें। ठीक है जी, यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई आपके सामने ना। अब उसके बाद लिखा हुआ क्या, एज वन कैन सी दैट डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव एंड वेरी जनरल इन नेचर, commercial sense is therefore applicable as to what activities fall in within the ambit of this head of income। अच्छा, क्या मतलब इस बात का, देखें एक होता है जनरल सेंस, वो क्या है, आप बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो क्या किसी भी प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो स्पेसिफिकली डिफाइंड है ना, कंसिडरेशन ड्यू टू द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ताल्लुक लैंड और बिल्डिंग से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, समझना जरा बात को। एक जनरल ओपिनियन क्या है, वो क्या है, अगर एक शख्स कहता है कि यार मैं शेयर्स ट्रेड करता हूं और मेरा काम शेयर्स की ट्रेड करना है, ट्रेड, मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदता और बेचता हूं, मेरा काम ये है, तो लिहाजा ये मेरा बिजनेस है, तो हम बोलेंगे नहीं जनाब, इस चीज को ऑर्डिनेंस ने स्पेशली इधर कवर किया है, तो आप ट्रेड लफ्ज को जोड़कर इधर नहीं ला सकते। समझे बात को? एक शख्स से हम पूछते हैं भाई तुम्हारा बिजनेस काम क्या है, तुम्हारा मशगला, तुम्हारा बिजनेस क्या है, वो कहता है भाई मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ और रेंट पे देता हूँ, मेरा सुबह शाम का काम क्या है, प्रॉपर्टीज लेना, फर्निश करना, रेंट पे देना, सो ऑन, तो मेरा बिजनेस रेंट कमाना है। तो अगर वो बोलता है मेरा बिजनेस रेंट कमाना, हम बोलेंगे नहीं, रेंट जो होगा वो बिजनेस के एड में कवर नहीं होगा, रेंट जो होगा वो कहाँ कवर होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एड में कवर होगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के एड में कवर होगा, अगर वो बिलोंग करता है किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। हाँ, अगर तुम रेंट कार का बिजनेस करते हो, तुम किताबें रेंट पे देते हो, कोई लाइब्रेरी चलाते हो, तुम डेकोरेशन का सामान, इधर कुर्सियां, क्या कहते हैं, और दीगर जो चीजें होती हैं वो सारी तुम रेंट पे देते हो, तो फिर तो हम मानेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो भी हम बताते हैं कैसे। ठीक है ना। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया, इसको समझने की जरूरत है। एज वन कैन सी द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव एंड वेरी जनरल इन नेचर, कमर्शियल सेंस इज देयरफॉर एप्लीकेबल as to what activities fall within the ambit of this head of income. However, if a taxpayer is of the view that he is involved in an activity which is his business activity, जो उसके मुताबिक उसकी business activity है, but the same is specifically covered under any other head of income,
as per income tax ordinance, then of course legal provisions would prevail over his opinion. तो हमेशा फिर कानून को तरजीह दी जाएगी उसके ओपिनियन पर। मतलब उसका ओपिनियन क्या है, वो कहता है कि शेयर्स ट्रेड करना मेरा बिजनेस है, हम बोलेंगे नहीं ये बिजनेस नहीं है, ये कैपिटल गेन है, तो फिर तुम्हारा ओपिनियन नहीं चलेगा, लीगल प्रोविजन प्रीवेल करेगा, कानून प्रीवेल करेगा। अगर एक शख्स कहता है जनाब मैं प्रॉपर्टी रेंट पे था और रेंट कमाना मेरा बिजनेस है, हम बोलेंगे नहीं, तुम्हारा ओपिनियन प्रीवेल नहीं करेगा बल्कि लीगल प्रोविजन प्रीवेल करेगा। तो जिस चीज को अलग से किसी और हेड ऑफ इनकम में कवर कर दिया गया है उसको हम फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं ला सकते। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अब कमर्शियल सेंस समझो जरा। अगर आप पैसा कहीं पे सेव करते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं तो वो आपकी इंटरेस्ट प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, हमेशा सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाएगी। बुनियादी बात यही। तो कमर्शियल सेंस का मतलब क्या है कि अगर ये आपके लिए प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो इसको जाना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में। क्या ख्याल है, बोले? लेकिन वही बैंक, अगर बैंक वही लोन दे और इंटरेस्ट कमाए तो बैंक के लिए हम क्या बोलेंगे, ये कमर्शियल सेंस अप्लाई होता है। बैंक के लिए क्या है, ये बिजनेस एक्टिविटी। और बैंक के लिए इनकम फ्रॉम क्या है, बिजनेस है, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। और जिस चीज को स्पेसिफिकली किसी और हेड में कवर कर दिया गया ना बेटा, जैसे कैपिटल गेन, शेयर्स की खरीदो फरोख्त को कैपिटल गेन में कवर कर दिया गया है, तो फिर भले अब वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी क्यों ना हो, वो बिजनेस नहीं कहला सकती, वो कैपिटल गेन में जाएगा। भले आप उसको प्राइमरी एक्टिविटी बोलते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आती है? अब इस चीज को देखिए आप यहाँ पर, ठीक है? तो हम ये बात यहां से देख लें। Example is purchase and sale of shares which are capital asset as per definition given in the ordinance and therefore this would be taxable under the head of capital gain. ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी कवर कर दी। अच्छा जी, सेक्शन 18 ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ दिस हेड ऑफ इनकम। यानी सेक्शन 18 बता रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कुछ शामिल होगा, इसमें क्या कुछ आएगा। हाँ जी, तो अब बिजनेस की जो भी नौयत है, जो भी उसका कमर्शियल सेंस बनता है, ये सारी बातें उसमें आती है। देखें, the following incomes of a person for a tax year other than income exempt from the tax under this ordinance shall be chargeable to tax under the income from business. The following incomes for a person for a tax year, ये जो इनकम बताई जा रही है, अगर इनमें से किसी के लिए इनकम को एग्जेम्प्ट है तो फिर उसको छोड़ दें, लेकिन अगर इनकम वो एग्जेम्प्ट होगी तो उसको नाम लेके ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्ट करेगा बगैर, क्योंकि ये सारी की सारी रेवेन्यू रिसेट्स हैं जिनका डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, तो ऑर्डिनेंस के एग्जेम्प्ट किए बगैर वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। तो अगर आप जानते हैं इनमें से कोई एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है तो फिर छोड़ दें उसको, और उसके लिए भी आपको लॉ की जरूरत होगी। ठीक है जी। shall be chargeable to tax under the head of income from business. Number 1, the profits and gains of any business carried on by a person at any time in the year. कि अगर कोई शख्स बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, जवाब दें। और वो शख्स कोई भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एपी हो, एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, तो फिर सब लोगों की बिजनेस एक्टिविटी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में ही क्या होगी, कवर होगी। बात समझ में आती है बेटा यहां तक? उसके बाद अगला हिस्सा हमारे पास क्या है, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय एनी ट्रेड, professional or similar association from sale of goods or services, sale of goods or provision of services to its members. ये किनकी बात हो रही है, क्लब्स की बात हो रही है। क्लब्स, क्या क्लब्स अपने मेंबर्स को सर्विसेज नहीं देते? क्या बहुत सारे क्लब्स के अंदर खाना सर्व नहीं होता?
क्या बहुत सारे क्लब्स के अंदर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं बिकते? क्या बहुत सारे क्लब्स के अंदर जो है वो दीगर टी शर्ट्स वगैरह इस तरह के आइटम वगैरह सेल नहीं होते? रिस्पॉन्स प्लीज। क्या आई कैप बुक सेल नहीं करता? तो इसका मतलब क्या है? एनी इनकम ड्राइव बाय एनी ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेड करती है या सेल ऑफ गुड्स करती है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज देती है अपने मेंबर्स को, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कंसीडर की जाएगी। अब ये और बात है कि उसको लॉ मतलब वो किसी और तरीके से क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, वो अलग बात है। उसकी एग्जेम्पशन का मसला एक अलग चीज है, लेकिन उसको जो हेड दिया जाएगा वो हेड कौन सा होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड होगा। अच्छा जी, उसके बाद एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज। लीज का मतलब क्या? रेंट ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट कहां कवर हुआ? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? यस और नो? बोलो, बताओ, रिस्पॉन्स दो। लेकिन जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैटरिंग का सामान आप लाते हैं, आप क्या कहते हैं कनाते लेकर आते हैं, आप जो है कुर्सियां लेकर आते हैं, जो डेकोरेशन का सामान आप लेकर आते हैं वो भी रेंट पे मिलता है ना? वो सारा मूवेबल आइटम है। यस और नो? उसका रेंट आप पे करते हैं, जिनको पे करते हैं उनके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। रेंट ए कार का जो बिजनेस करता है उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। एक बंदा लाइब्रेरी चलाता है जिसपे वो किताबें रेंट पे देता है, तो किताब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका रेंट वो चार्ज करता है। ठीक है जी। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स रेंट पे मिलते हैं, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन रेंट पे मिलती हैं। साउंड और क्या कहते हैं माइक्रोफोन साउंड सिस्टम वाले से आप क्या करते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं, उसके इक्विपमेंट हासिल करते हैं। कितनी चीजें ऐसी हैं जो जो आप क्या करते हैं रेंट पे हासिल करते हैं, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। जवाब दें, बताइए। लाइट्स आप लाते हैं, साउंड इफेक्ट्स आप लाते हैं, वो अपने घरों पे लाइटें लगवाते हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीजें आप रेंट पे लाते हैं ना भाई। तो जो कमा रहा है वो मोबाइल प्रॉपर्टी का रेंट कमा रहा है, तो उसका रेंट क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा जनाब। वो अभी नहीं बोल सकता जनाब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, नो। क्योंकि प्रॉपर्टी तो उधर कवर हुई है, कौन सी? इमूवेबल। मूवेबल नहीं कवर हुई। फिर बोल दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट अगर आप ऑनर हैं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में जाएगा, और अगर ऑनर नहीं है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में जाएगा। और अगर ऑनर है किसके? लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी, तो फिर तब भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये सारी बातें हैं या नहीं है? रिस्पॉन्स दीजिए मुझे आप, जवाब दें। ठीक है जी। उसके बाद क्या था? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट ड्राइव बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ पास्ट प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप। यानी बिजनेस रिलेशनशिप में रहते हुए कोई भी आपको बेनिफिट मिले वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट होगा। आपने बैंक से लोन लिया, क्यों लिया? बिजनेस के लिए लिया। अगर बैंक उस लोन को माफ कर दे, तो लोन माफ करने से क्या होगा? फायदा हुआ नहीं हुआ आपको? बिजनेस। अगर आपने बैंक से लोन लिया था बिजनेस पर्पस के लिए, बाद में वो लोन आपने बैंक से माफ करवा लिया, तो आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ। तो वो फायदा कौन से हेड में जाना चाहिए? वो फायदा इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो देखो, जो लोन का पर्पस था उसी 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 में ले जाओ आप उस। कोई बैड डेट रिकवरी हो गई आपकी, वो कैश में हो गई, तो बैड डेट का ताल्लुक किससे था? बिजनेस से था। लेकिन रिकवरी जब हुई, अगर कैश में हुई तब भी वो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड होगी, क्योंकि बैड डेट का एक्सपेंस बिजनेस पे चार्ज हुआ था। अगर वो रिकवरी किसी चीज के बदले हुई है, मतलब आपने बैड डेट रिकवरी के बदले उसकी उसकी कोई गाड़ी कोई चीज हासिल कर ली है उसके बदले, और वो रिकवरी किसी और फॉर्म में हुई अदर देन कैश फॉर्म में, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी इनकम कहलाएगी। सो और ये मैटर नहीं करता
आपने अपना बिजनेस 10 साल पहले बंद कर दिया था और बेड रिकवरी आज 10 साल बाद हो रही है, तो पास्ट बिजनेस की रिकवरी हो रही है, तो पास्ट बिजनेस की वो रिकवरी अगर होगी तो भी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट बनेगी। चाहे रिकवरी पास्ट बिजनेस की हो, चाहे रिकवरी प्रेजेंट बिजनेस की हो, चाहे वो बेनिफिट फ्यूचर बिजनेस के लिए आज मिल रहा हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब ये एक्सप्लेनेशन आ गई। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज इट इज डिक्लेयर्ड दैट द वर्ड बेनिफिट इंक्लूड्स द बेनिफिट ड्राइव बाय वे ऑफ वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और द डेट इटसेल्फ। यानी या तो आपको इंटरेस्ट माफ कर दिया गया है या फिर डेट खुद कर्जा माफ कर दिया गया अंडर स्कीम इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एग्जांपल मैंने आपको दे दी। ठीक है। और 5 पॉइंट ये है, एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव बाय अ मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। तो कुछ बिजनेस होते हैं जो कि दूसरों के बिजनेस को मैनेज करते हैं, कुछ मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, तो वो चार्ज करती है मैनेजमेंट फी। ठीक है जी। तो जो फंड मैनेजमेंट फी हो गई, एसेट मैनेजमेंट फी हो गई, तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उनकी जो फीस है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट बनेगी। उसके बाद अभी आ गया वो स्पेशल पॉइंट जो मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ। एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम। मतलब आपने इंटरेस्ट कमाया है और आपका काम था इंटरेस्ट कमाना, shall be taxable under the head income from business। यानी अगर आपने इंटरेस्ट कमाया और आपका काम ही इंटरेस्ट कमाना था, मतलब आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, तो फिर वो आपके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। It means that interest income of a financial institution or banking company is taxable as business income। तो ये सारी बातें क्विक मैंने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन आपके सामने क्लियर चल रहा होगा। अच्छा जी। उसके बाद अब इसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग भी आनी चाहिए। ठीक है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आप मुझे बताइए आपका क्या ख्याल है, ग्रॉस इनकम टैक्स होनी चाहिए, नेट इनकम टैक्स होनी चाहिए, यानी कि सेल्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए या नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए ना। मतलब यानी इसको तो मतलब ये वो हेड है जहां पर आपको एक्सपेंस तो लाजमी अलाउ होने चाहिए, वरना तो फिर लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना बेटा। अगर हुकूमतें जो है वो रेवेन्यूज को इनकम मानने लग जाएं और बिजनेस के एक्सपेंस अलाउ ना कर, तो बिजनेस कितना टैक्स पे करेंगे? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म बात है कि एक्सपेंसेस माइनस होंगे। लेकिन हम जानते हैं अकाउंटिंग में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे इम्पेयरमेंट लॉस नामी कोई लॉस टैक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अकाउंटिंग का अपना वे ऑफ डेप्रिसिएशन है। टैक्स लॉ हमें चैप्टर नंबर 12 में बताएगा टैक्स डेप्शन क्या होती है। तो टैक्स लॉ टैक्स डेप्शन को नहीं मानता, टैक्स लॉ जो है अकाउंटिंग डेप्शन को नहीं मानता। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंटिंग में तो क्रिएट होगा, वो अकाउंटिंग में आपके लिए ओसीआई है, लेकिन टैक्स में उसका कोई काम नहीं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें, अब ये लिखा हुआ क्या है, द रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। टैक्स जो होगा वो रियल प्रॉफिट्स की बात करेगा, ऐसे प्रॉफिट्स जो रियल नहीं है, मतलब वो नोशनल है। नोशनल किसको बोलते हैं? जो अगर आज इनकम का पार्ट बन भी गया तो कल कंपनसेट हो जाएगा। तो आज जितने अमाउंट से हमने एसेट को रीवैल्यू किया है, कल उतने अमाउंट से हम एक्सेस डेप्शन भी तो चार्ज कर देंगे, तो इफेक्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ऐसी चीज जिसका इफेक्ट बिलाखिर क्या होना है? जीरो होना है। तो फिर उस चीज को इनकम क्यों माने? तो टैक्स बोलता है भाई द रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल एंड नोशनल प्रॉफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। देयरफॉर gain in upward revaluation, that is called what? Revaluation surplus and depreciation of excess amount are not considered for tax purpose, क्योंकि इफेक्ट जीरो है। आज जितने अमाउंट से एसेट रीवैल्यू कर दोगे उतने उतने अमाउंट पर इजाफी डेप्शन चार्ज करके उस गेन को तुम जीरो भी कर दोगे। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? तो जिस चीज का इफेक्ट ही अल्टीमेटली जीरो पड़ना हो, तो वो तो आपका फिर रियल प्रॉफिट नहीं हुआ ना।
लॉस इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड ए रिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस। और जो इम्पेयरमेंट आप चार्ज करते हैं या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस चार्ज करते हैं वो भी कंपनसेट होगा। कैसे? जिस चीज को आप आज लॉस मान रहे हैं आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के तौर पर, उसको चार्ज करने की वजह से आपकी मुस्तकबिल की डेप्शन कम आएगी। तो वो जो डेप्शन कम आ रही है वो कहाँ मौजूद है? इसी लॉस में मौजूद है ना बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग में बिल्डअप हुए हैं। अगर आप ये लिखी हुई बात आज समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके वो कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं। तो जरा बताइए, मुझे तसल्ली दीजिए कि आपको ये लिखी हुई बातें समझ में आ रही है, जो अल्फाज यहाँ बोले जा रहे हैं, कि कैसे लॉस जो होगा वो आपकी मुस्तकबिल की डेप्शन को कम करता है अकाउंटिंग में। जितने अमाउंट से हम लॉस चार्ज कर चुके हैं उतने अमाउंट पर हम डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे, तो मुस्तकबिल डेप्शन कम हो जाएगी, तो इफेक्ट तो कंपनसेट होना है ना। ओवरऑल तो उतनी ही डेप्शन चार्ज होनी है। रिस्पॉन्स करें, ठीक है। अब सवाल क्या होता है, सवाल क्या क्रिएट होता है? अब सवाल ये क्रिएट होता है जनाब कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो हमारे रेवेन्यूज हैं, चाहे वो सेल्स ऑफ गुड्स के जरिए हो चाहे वो सर्विस के जरिए हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम एक्सपेंसेस कौन से माइनस करें। तो ये सेक्शन 20 हमारे पास मौजूद है। सेक्शन 20 हमें किसी एक्सपेंस की लिस्ट नहीं बताता। सेक्शन 20 हमें किसी एक्सपेंस के बारे में ये नहीं बताता ये एक्सपेंस माइनस करो, नो। सेक्शन 20 हमें एक जनरल गाइडलाइन देता है जनाब के हर वो एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए इनकर हुआ हो, उसको आप अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? कौन से एक्सपेंस क्लेम किए जाएं इसकी कोई लिस्ट नहीं है। हाँ, अब सेक्शन 20 के बाद सेक्शन 21 है। 21 में उन एक्सपेंसेस की लिस्ट है जिनको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करना मना है। यानी एक बड़ी सिंपल सी बात है, हर वो काम जायज हो गया जिससे आपको रोका ना जाए, बस जिससे रोका जाए वही काम ना जायज हो गया। तो जो भी एक्सपेंस आपने बिजनेस पर इनकर किया है आप उसे क्लेम करें, जब तक कि आप उसको उस लिस्ट में ना पाएं जो कि सेक्शन 21 से शुरू होती है। और सेक्शन 21 में लिस्ट है उन एक्सपेंसेस की जिनको आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा दो बातें देखनी होंगी। सबसे पहले, जिस एक्सपेंस को आप क्लेम करना चाहते हैं उस पर पहला क्राइटेरिया, क्या ये होली एंड एक्सक्लूसिवली आपने अपने बिजनेस पे इनकर किया है? क्या ये एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस इनकर हुआ है? इफ आंसर इज यस। नंबर 2, क्या इस एक्सपेंस का नाम सेक्शन 21 में मेंशन तो नहीं है? तो अगर इस एक्सपेंस का नाम सेक्शन 21 में मेंशन है तो फिर मैं इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकता। तो दो बातें चेक करनी होंगी, क्या होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए हुआ है? यस। सेक्शन 21 में मेंशन है? नो। क्लेम कर लो, एक्सपेंस बन जाएगा आपके लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? आप उस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते। ये बुनियादी कायदा आपके सामने रख दिया गया यहाँ पर, इस चीज को ध्यान में रखें। तो अब लिखा हुआ क्या आ गया जनाब यहाँ पर? ये पूरा सिनेरियो आपके सामने है। सेक्शन 20 of the ordinance deals with the reductions which are admissible against income from business या business income. Section 20 does not provide comprehensive list but provide a guideline for the allowability of expenditures incurred by a taxpayer. Section 20 किसी expense की list का नाम नहीं है। ठीक है जी, सेक्शन 20 जो है किसी एक्सपेंसेस की लिस्ट का नाम नहीं है। सेक्शन 20 जस्ट गाइडलाइन है। तो आप देखेंगे भाई गाइडलाइन पर आपका एक्सपेंस पूरा होता है कि नहीं होता। सबसे पहली बात देखें, a reduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in the year wholly and exclusively for business. ये बताइए, आपने इन्वेंट्री क्यों परचेस की है? तो क्या इन्वेंट्री को आप कॉस्ट ऑफ सेल मानेंगे बिजनेस की? यस मानेंगे, इसलिए कि वो होली एंड इन्वेंट्री खरीदोगे नहीं तो बेच कैसे पाओगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल क्लेम करने से कौन रोक सकता है आपको? बताइए। कॉस्ट ऑफ सेल तो प्योर आपकी जो है कॉस्ट है उस रेवेन्यू को जनरेट करने। फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपकी बिजनेस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, उसके अलावा
बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलेंगे आप? क्या एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए नहीं हो रही? तो अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस है तो आप क्या करोगे? उसको क्लेम करोगे, अनलेस कि सेक्शन 21 आपको क्लेम करने से रोक दे। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो हर वो एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न करने के लिए आपने इनकर किया है वो आप क्लेम करें। सही है ना? तो फिर क्या क्लेम ना करें? पर्सनल एक्सपेंस भाई, पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस क्लेम ना करें। ठीक है, आप ये बताइए, अगर आपके पास क्या कहते हैं जनाब, टेलीफोन, आपके टेलीफोन बिल्स आते हैं, तो क्या बिजनेस प्रीमिसेस से बैठकर आपने बिजनेस के टेलीफोन से कोई पर्सनल कॉल्स नहीं की होंगी ना? तो हो सकता है आपके टेलीफोन बिल का कुछ एलिमेंट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करता हो, 10%, 20%। तो इसका मतलब वो 10% या 20% एलिमेंट जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ ना, उसको तो आप होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस नहीं कह सकते ना बेटा, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अगर आपके पास बिल एक्सपेंसेस हैं, उसका 10% या 20% पर्सनल एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करें? आप उसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम ना करें। वैसे आप हर चीज को एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर लेंगे, कोई आपको रोकता नहीं है इस चीज से, ठीक है ना, जब तक कि आपको रोका ना जाए। तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद where animals which have been used for business purpose otherwise than stock in trade and have died or become permanently useless for such purpose, the difference between the actual cost to the taxpayer of the animal and the amount, if any, realized in respect of the carcasses or animals। क्या मतलब इस बात का? ये 20 सेक्शन 20 सबसेक्शन 1A कौन बताएगा भाई? आप में से क्या लिखा हुआ है? बोलिए। जी बिल्कुल, पर्सनल पोर्शन आप अलग कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिफाई हो पा रहा हो तो, अदरवाइज आप पूरा क्लेम कर लेंगे। फिर टैक्स डिपार्टमेंट का काम है कि वो इस पर कोई एतराज करे। प्रैक्टिकली तो हम पूरा क्लेम करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसमें कोई पर्सनल एलिमेंट है तो आप उसको क्लेम ना करें, उसको अलग कर, यानी उसको एड बैक करवा दें, क्योंकि वो एक्सपेंस के तौर पर पूरा चार्ज हुआ होगा। मतलब अगर टेलीफोन बिल 1 लाख रुपए चार्ज हुआ हुआ एक्सपेंस के तौर पर पूरे साल का, तो आप उसमें से फर्ज करें 10% एलिमेंट जो है वो पर्सनल है, तो आप क्या करें? लाख रुपए चार्ज हुआ, लाख को 90 बनाना है, कैसे बनाए? 10,000 से इनकम ऐड करके। हाँ बेटा, सेक्शन 20 सबसेक्शन 1A कौन बताएगा आप में से? चलें बात करते हैं। वेयर एनिमल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस अदरवाइज देन स्टॉक एंड ट्रेड। देखें, एनिमल्स इन्वेंट्री हो सकते हैं ना बेटा, क्यों नहीं हो सकते? एनिमल्स इन्वेंट्री नहीं है क्या? ये अभी बकरा ईद आने वाली है, और अभी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो मार्केट्स लगेंगी, एनिमल मार्केट्स, तो वहां से आप जो एनिमल परचेज करेंगे वो बेचने वालों के लिए क्या है? स्टॉक एंड ट्रेड है कि नहीं? रिस्पॉन्स दें बेटा प्लीज। और वो बेचकर जो उनको इनकम होगी वो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी। टैक्सेबल होगी नहीं होगी अलग बात है। अच्छा, एक बंदा जो है वो बर्ड, उसके पास बर्ड शॉप है, बर्ड शॉप देखी होगी आपने, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पैरट्स या मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स बेची जाती हैं। तो बर्ड्स जो उसके पास रखी हुई हैं वो क्या है? स्टॉक एंड ट्रेड है ना। कभी आप किसी बर्ड शॉप का विजिट करें। एक बंदा पैट्स का बिजनेस करता है, वो लोगों को पैट कैट और पैट डॉग्स का करता है, बेचता रहता है। तो उसके पास जो पैट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? स्टॉक एंड ट्रेड है। रिस्पॉन्स करें बेटा, जवाब दें। तो अब वेयर एनिमल्स हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस अदरवाइज देन स्टॉक एंड ट्रेड, अगर एनिमल यूज हो रहे हो लेकिन स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे यूज ना हो रहे हो, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड यूज हो रहे हो, तो अभी क्या बात हुई भाई? अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड यूज हो रहे हो। तो अब दो ही तरीके हैं। गधा गाड़ी चलाने वाला क्या कर रहा है? गधे को इस्तेमाल कर रहा है ना बिजनेस इनकम कमाने के लिए। घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, एक बंदा क्लिफ्टन पे घोड़ा लेकर आता है और घोड़े के जरिए क्या करता है? इनकम कमाता है।
एक बंदा ऊंट लेके क्लिफ्टन पहुंच जाता है और वो उसके जरिए इनकम कमाता है? जवाब दें। चले आप बोलेंगे सर इनकी इनकम तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये टैक्स दें, या टैक्स देने का सवाल, लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली तो आप देखें ना कि ये फॉल करते हैं कि नहीं करते इस हेड में। हम तो हेड की असेसमेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे बैठ के। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स। जवाब दें। क्या कहेंगे आप इसको? तो इसका मतलब ये है कि भाई वो जो गधा गाड़ी है वो एक तरह से जो है वो एक लोडर गाड़ी के तौर पे चल रही है, काम कर रही है, सामान इधर से उधर ले जा रही है और सर्विसेज दे रही है। तो अगर वो लोडर गाड़ी होती तो हम तो उस पर चार्ज करते डेप्रिसिएशन, लेकिन वो तो गधा है। अब गधे पे डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करें, सवाल ये। तो गधे की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो तो एसेट बन जाएगी, लेकिन उस पर कोई डेप्शन वगैरह चार्ज नहीं हो रही होगी। अब क्या करें? गधा हो गया, ऊंट गाड़ी हो गई, तो जो ऊंट है उस पर भी कोई डेप्शन चार्ज नहीं हो रही होगी। रिस्पॉन्स करें। तो फिर या तो वो गधा दुनिया से चला जाए, या फिर बेकार हो जाए, काम का ना रहे, बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, तो फिर उसको बेचकर या उसकी बाकियात को बेचकर जो पैसे आएंगे, मिसाल के तौर पे आपने ₹1,00,000 का गधा खरीदा था और मरने के बाद आपने उसको बेच दिया ₹1,25,000 का, तो क्या हुआ? नेट क्या मिला आपको? गेन हो गया ना, ये गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आप ₹1,25,000 बेटा 25,000 होते हैं, 1,25,000 होते हैं, 25,000 का गेन हुआ ना बेटा। चले भाई सर, तो आपने मिसाल गलत दे दी, जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ हाथी ₹1,25,000 का। तो हाथी के लिए बात है, गधी के लिए तब का वक्त तब्दील हो गया, अब गधा इतना महंगा हो गया। बहरहाल हाथी तो बहुत आगे चला गया। तो बात बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि फर्ज कर लें गधा आपने खरीदा था 1,00,000 का, मरने के बाद खाल वाल सब उसका गोश्त वोश बेचने के बाद जो है बेटा वो आपको उससे रिकवरी होगी कितने की? 70,000 की। तो ₹1,00,000 आपकी कॉस्ट थी, 70,000 आपकी रिकवरी थी, तो कितनी कॉस्ट आपकी रिकवर नहीं हो सकी? ₹30,000। ये 30,000 आपका बिजनेस का एक्सपेंस है। यस और समझे कुछ बात या नहीं? अच्छा, अब होता क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्रीज के अंदर भी ये होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सामान ट्रांसफर किया जाता है। तो हो सकता है कोई फैक्ट्री या कोई बिल्डर गधे ओन करता हो, जिनके जरिए वो सामान इधर से उधर पहुंचाता हो। आप देखते हैं ना गधे, ट्रेन गधे होते हैं बाकायदा, वो मलबे को इधर से उधर लेके जाते हैं, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई होती है कि वो किस तरह सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, अगर आपने ये सब चीजें देखी हो तो। अगर एक फैक्ट्री में गधा गाड़ी या ऊंट गाड़ी रख दी गई है, जो फैक्ट्री के एक डिपार्टमेंट से सामान दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाती है, तो फिर वो जो गधा फैक्ट्री ओन करती है या जो ऊंट फैक्ट्री ओन करता है वो एसेट है और उसके ऊपर कोई डेप्शन नहीं है। लेकिन जिस साल वो यूजलेस या डेड हो जाएगा, उस साल उसकी जो कॉस्ट की रिकवरी होगी वो आप मैच कर लें उसकी कॉस्ट से। अगर कॉस्ट ज्यादा है, रिकवरी कम है, नेट अमाउंट आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। उस साल उसको एक्सपेंस क्लेम, मतलब जिस साल आपने एनिमल परचेज किया उस साल आप उसको एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा और क्या है भाई? डेयरी फार्म चल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, यहाँ भी तो एनिमल यूज हो रहे हैं और इनसे प्रोडक्शन ली जा रही है। पोल्ट्री फार्म में एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्दर चिकन प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिस्पॉन्स करें। तो ये भी तो यूज है अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड। डेयरी फार्मिंग में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी तो यूज है अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड। तो इट मींस दैट फिर हो सकता है कि जनाब कि ये एनिमल्स जो है प्रोडक्शन देना बंद कर दें, यूजलेस हो जाएं, तो क्या करते हैं लोग? इनको बेच देते हैं। ये डेड हो जाएं तब भी बेच देते हैं। तो जो इनकी कॉस्ट थी उस कॉस्ट में से जो प्रोसीड आपको मिलेगी उनको बेचकर या उनकी बाकियात को बेचकर वो आप लेस कर दें। अगर नेट अमाउंट आपका रिकवरी नहीं हो पाता कॉस्ट का, तो डिफरेंस जो कॉस्ट का बचेगा वो आपके लिए एक्सपेंस बनेगा, उस एक्सपेंस को आप क्लेम कर लें। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, where the expenditure is incurred for business purpose in acquiring depreciable asset, plant, machinery, building, equipment, or intangible asset, for example, software with a useful life of more than 1 year.
यानी नॉन करंट एसेट, और इज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, आगे आ रहा है तफसील से, द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनेंस। यानी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्शन होगी या इनटेंजिबल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन होगी, वो अकाउंटिंग वाली नहीं होगी, वो अकाउंटिंग वाली आप एड बैक कर दें और ये क्लेम कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप कन्वर्ट करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे तो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वाली अमोर्टाइजेशन एड बैक करके कौन सी क्लेम करें, टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी, ये सारी बातें आपसे रिलेट करती हैं। थर्ड पॉइंट इतना आपसे रिलेट नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि अमालगमेशन का केस आपके पास नहीं है, तो ये मैंने आपके सामने याद कर लीजिएगा आप उसको कंप्लीटनेस के लिए। तो ये फिर दोबारा बात यहाँ पर आती है, सेक्शन 21 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिडक्शन व्हिच आर नॉट एडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पस। पेनल्टी मतलब वही है ना, आपके बिजनेस ने कोई पेनल्टी पे की है तो पेनल्टी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, पेनल्टी आपके बिजनेस पे लगी है, लेकिन अगर वो पेनल्टी अंडर द वायलेशन ऑफ लॉ है तो सेक्शन 21 उसको डिसअलाउ करता है, बोलता है हम इसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम होने नहीं देंगे। तो क्या कर दें, एड बैक कर दें। एससीसीपी ने आपकी कंपनी पे पेनल्टी लगा दी, ठीक है जी, किसी रूल्स या रेगुलेशन फॉलो ना करने की बिना पर, तो ऐसी पेनल्टी जो वायलेशन ऑफ लॉ के तहत लगे या किसी रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो ना करने की बिना पे लगे, तो फिर ऐसी पेनल्टीज आपके लिए बिजनेस में एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं होंगी। अगर अकाउंटिंग में वो एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हुई हैं तो आप उनको एड बैक करवा दें। उसके बाद 2.3 क्या है, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर एन एक्सपेंस हैज बीन चार्ज इन द अकाउंट्स बट द सेम इज नॉट एडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पस एज पर सेक्शन 21। एक एक्सपेंस आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में चार्ज किया है, लेकिन सेक्शन 21 कहता है कि वो एक्सपेंस आपके लिए अलाउ नहीं है, और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस। और अगर सेक्शन 21 के अलावा कोई और सेक्शन बात करता है एक्सपेंस के डिसअलाउ होने की, तो उसके तहत भी वो आपको एड बैक करना होगा। इन दिस केस द एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी एडेड बैक इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हाइल डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम। मैंने आपको क्या बोला बेटा, मैंने आपको ये बोला, देखो असल में तो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही बेस बनेगा आपके टैक्सेबल प्रॉफिट की। अकाउंटिंग प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल और सारे एक्सपेंस माइनस हुए होंगे। अब बात बड़ी सिंपल सी है कि वो एक्सपेंसेस जो टैक्स के हिसाब से एक्सपेंस नहीं है उनको एड बैक कर दो। उसके लिए आप दो बातें देखोगे कि क्या वो कोई भी एक्सपेंस जो आपने क्लेम किया हुआ है अकाउंटिंग में, क्या वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्स पर फॉर बिजनेस इनकम है, यस है। फिर कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है जो इस एक्सपेंस को क्लेम करने से मना करता हो, तो जैसे पेनल्टी है डिसअलाउ हो गई, एड बैक कर दी, अकाउंटिंग डेप्शन है एड बैक कर दी, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है एड बैक कर दी, सही है ना। अब जैसे सैलरी है, सैलरी तो आपने एम्प्लॉय को क्यों पे की है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस पे की है, लेकिन फिर भी एक बात दिखी हुई है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू बैंकिंग चैनल if it exceeds rupees 15,000 per month and if paid in cash would become inadmissible। ये लॉ ने एक प्रोसीजर बताएगा, अगर सैलरी पर मंथ 15,000 से ज्यादा है तो फिर आप उसको क्रॉस चेक के थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करें। और हालांकि सैलरी होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पस है, लेकिन वो आप होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पस होने के बाद भी अगर आप 15,000 से वो सैलरी एक्सीड करती है और आप किसी एम्प्लॉय को डायरेक्ट कैश फॉर्म में वो सैलरी पे कर देते हैं अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल, तो फिर वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस होने के बाद भी आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। उसको एड बैक करना होगा आपने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में टू अराइव एट व्हाट, योर टैक्सेबल इनकम, योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स। वो एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस होने के बाद क्या हो गया बेटा, डिसअलाउ हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, टेक्निकल बातें कर रहा हूं सारी, जवाब दो, रिस्पॉन्स दो। उसके बाद there may be a situation where income has been credited in the accounts but not taxable due to exemption provided in the tax law। ठीक है जी, एक इनकम आपके पास क्या हुई हुई है, अकाउंटिंग में इनकम बनी हुई लेकिन टैक्स लॉस को एग्जेम्प्ट कर देता है। This needs to be deducted from accounting profit, for example capital gain on disposal of shares of a company in export processing zone। तो अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल गेन इनकम के तौर पे शामिल हो गया, अकाउंटिंग के लिहाज से वो इनकम है लेकिन टैक्स ने अगर उसको एग्जाम कर दिया है, तो फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त अकाउंटिंग प्रॉफिट में मौजूद ऐसी इनकम को माइनस कर दें जो टैक्स के लिहाज से इनकम नहीं है बल्कि एग्जाम है, ताकि उस पर टैक्स ना लग सके। In certain cases, an amount may have same treatment for accounting purpose as well as for tax purpose. Rent
अकाउंटिंग के लिए भी एक्सपेंस है, टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंटिंग के लिए भी एक्सपेंस है, टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी एक्सपेंस है, टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंटिंग के लिए भी एक्सपेंस है, टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंटिंग के लिए भी एक्सपेंस है, टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है। तो रेंट पेड फॉर बिजनेस प्रीमिसेस थ्रू बैंकिंग चैनल इज एडमिसिबल टैक्स डिडक्शन, but no adjustment is required as the same has already been charged in the account. अगर एक एक्सपेंस अकाउंटिंग प्रॉफिट पे चार्ज हुआ है और वो टैक्स के लिए भी एक्सपेंस है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर उतना पोर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हुआ। हाँ, लेकिन अगर वो रेंट पे करना था बैंकिंग चैनल के थ्रू लेकिन पे नहीं किया बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो फिर हो सकता है वो जो रेंट जो कल तक होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पस था लेकिन एक कंडीशन पूरी ना होने की बिना पर आपको डिसअलाउ कर दिया जाए, हो सकता है आपको एड बैक करना पड़े। तो ये सिचुएशंस आपको समझनी पड़ेंगी बेटा, अच्छी तरह मेरे अल्फाजों को गौर से सुना। There may be a timing difference despite the fact that an item has the same treatment for accounting and tax purpose. हो सकता है एक एक्सपेंस अकाउंटिंग में आज एक्सपेंस हो लेकिन टैक्स में कल एक्सपेंस बने, तो टाइमिंग का डिफरेंस हो। तो आपने वो बैड डेट्स जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट क्या की है, एक्सपेंस मानी है, इसको अकाउंटिंग में आपने एक्सपेंस मान लिया, इज अकाउंटिंग एक्सपेंस इन द ईयर व्हेन द प्रोविजन इज क्रिएटेड, but allowable tax expense in the year when the same is written off as per section 29 of the ordinance. तो वो जो बैड डेट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने क्रेडिट किया वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस बन चुका है, टैक्स में उस वक्त तक के लिए एक्सपेंस नहीं है जब तक कि वो कंफर्म बैड ना हो जाए। तो जिस साल आपने प्रोविजन क्रिएट किया उस साल आप क्या करें, उसको एड बैक करवा दें एक्सपेंस के तौर पर, और जिस साल आपने उस प्रोविजन के अगेंस्ट डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया उस साल वो टैक्स के लिए एक्सपेंस है वो लेस कर दें। मतलब एक चीज एक्सपेंस तो बननी है, आज अकाउंटिंग में कल टैक्स में, तो टाइमिंग डिफरेंस हो गया इसका, तो इस टाइमिंग डिफरेंस को भी एडजस्ट करना जरूरी है। In this case, this amount shall be added back in the year when provision is made and shall be deducted in the year when it is written off. ये आपके सामने पॉइंट आ गया। उसके बाद an expenditure which is allowable for tax purpose in the year in which it is charged in the account is termed as revenue expenditure. जिस expenditure को हम expense मानते हैं वो revenue expenditure है। As against revenue expenditure, capital expenditure are those expenditure which provide benefit to the business entity for more than 1 year and they are depreciated or amortized. और capital expenditure वो expenditure है जिनको हम capitalize करते हैं, asset मानते हैं, या तो फिर हम उनको depreciate करते हैं या फिर amortize करते हैं, बाद में उनको हम consumption basis पर expense मान रहे होते हैं। तो 2.8 क्या कहता है जनाब कि जब किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मामला हो तो उसकी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग वाली नहीं होगी। 2.8 कहता है टैक्स लॉ प्रोवाइड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स डेप्रिसिएशन व्हिच आर नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम accounting concept of depreciation. Therefore, accounting depreciation shall be added back into accounting profit and tax depreciation including the initial allowance, ये क्या होता है भी आगे आ रहा है, shall be deducted from accounting profit while determining taxable profit. तो आसान बातें अगर आप गौर करें, अब ये अगर डिस्कशन आप वाकई समझ चुके हैं तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, A Limited has disclosed the following particulars and requested you to compute taxable income. ये उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट में। तो जरा सोचिए इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो चार्ज हुए हैं जिनको टैक्स एक्सपेंस नहीं मानता, उनको एड बैक कर दें। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में अगर कोई ऐसी इनकम है जो टैक्स के लिहाज से एग्जेम्प्ट है तो उसको लेस कर दें, और जो एक्सपेंसेस अकाउंटिंग के लिहाज से भी एक्सपेंसेस हैं और टैक्स के लिहाज से भी एक्सपेंस है उनका कुछ ना करें। तो आपका टास्क अब ये है कि बेटा आप ये क्वेश्चन रीड करें और रीड करके जरा इसका सॉल्यूशन बनाएं। ये बस इसी पेज तक है, क्या आप इसको कर पाएंगे सॉल्व? यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये आपका चैप्टर मैंने अच्छा खासा कवर कर दिया यहाँ पर, और उम्मीद है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई होगी क्योंकि आपकी बेस सारी बन चुकी है और ये सारी बातें आपको अच्छी तरह जहन में बैठी होंगी। ठीक है ना बेटा? तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा जनाब आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो आज का सारा डिस्कशन जो हुआ है उसमें ये सब कुछ, ये जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन होगा ना वही हमारा डिस्कशन है, यानी जो इसमें हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है वही हमारा सारा का सारा डिस्कशन। ठीक है ना? तो ये आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि आप क्या रिजल्ट निकालते हैं। वैसे इसका आंसर अगले पेज पे है लेकिन पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास में, यहाँ तक इसको स्टॉप करेंगे। ओके बेटा,
अल्लाह हाफ़िज़।